दोस्तों, मजेदार हिंदी कहानियां सबसे पहले देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज की कहानी है सुमन के जिस्म का सौदा। नई नई कम उम्र लड़कियों को अपनी हब्स की प्यास बुझाने के लिए घर पर लाता था। मैं एक राइटर हूँ और लोगों से बातें करके उनकी भावनाओं को शब्दों में उतारने की कोशिश करता रहता हूँ। फेसबुक पर एक ग्रुप में मेरे कुछ कमेंट देखकर उस लड़की ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, जो कुछ दिन तक नोटिफिकेशन आइकॉन में मौजूद रही। उसके बाद उसने मुझे मेरी प्रोफाइल के इनबॉक्स में मैसेज किया। नई नई कम उम्र लड़कियों को अपनी हब्स की प्यास बुझाने के लिए घर पर लाता था। मैं एक राइटर हूँ और लोगों से बातें करके उनकी भावनाओं को शब्दों में उतारने की कोशिश करता रहता हूँ। फेसबुक पर एक ग्रुप में मेरे कुछ कमेंट देखकर उस लड़की ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, जो कुछ दिन तक नोटिफिकेशन आइकॉन में मौजूद रही। उसके बाद उसने मुझे मेरी प्रोफाइल के इनबॉक्स में मैसेज किया। खैर, मैंने उसके मैसेज का रिप्लाई किया तो कुछ थोड़ी सी बात होने के बाद उसने मुझसे मेरा व्हाट्सएप नंबर मांग लिया। बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार थी, वो किसी को अपना दर्द सुनाना चाहती थी। नंबर लेने के बाद उसी रात मेरे द्वारा उसकी बीती जिंदगी के बारे में पूछने पर उसने सब कुछ बताना शुरू कर दिया और 3 घंटे तक लगातार कॉल चलती रही। उसकी कपकपाती हुई आवाज से ये महसूस हो रहा था कि अपने बारे में सब कुछ बताते हुए वह किस तकलीफ से गुजर रही थी, और शायद उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। इसी दौरान उसने मुझसे कहा, छोड़े रमेश साहब, मैंने वक्त का भी ख्याल नहीं किया और आपकी फीस तक नहीं पूछी। मैंने कहा, मैं किसी मजबूर या जरूरतमंद से कोई चार्ज नहीं लेता। मुझे बस यह बताएं कि अब आप कैसा महसूस कर रही हैं। वो बोली, मुझे ऐसा लग रहा है सर कि जैसे किसी ने मेरे अंदर से बहुत सारा दर्द निचोड़ लिया हो। 3-4 दिन तक रोजाना बात होती रही और आगे की दास्तान कुछ यूं थी। जब उसका अपना बाप उससे जिस्म फरोशी का धंधा करवा रहा था, तो उसी दौरान उसकी मुलाकात एक शख्स से हुई। उस शख्स ने अपनी बातों से उसका दिल जीत लिया और फिर उससे शादी करने की ख्वाहिश का इजहार किया। सुमन इस बात पर हैरान थी। सब कुछ जानते हुए भी राजू उससे शादी करना चाहता है। सुमन की नजर में राजू कोई इंसान नहीं बल्कि एक देवता था। वह उस देवता के साथ अपनी सारी जिंदगी इज्जत की चादर तले और मोहब्बत के दामन में गुजारने के ख्वाब देखने लगी। सुमन का बाप शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। उसे तो बस यही डर सताता रहता था कि अगर सुमन की शादी हुई तो मेरी अयाशी का पैसा कहां से आएगा। जब राजू ना माना तो सुमन के बाप ने राजू से पीछा छुड़ाने के लिए 5 लाख रुपयों की डिमांड कर डाली। लेकिन राजू ने बिना झिझक 5 लाख रुपए सुमन के पिता को दिए और सुमन को लेकर चला गया। इधर सुमन खुश थी। वह तो समझ रही थी कि मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल गया है। इसने मुझे नर्क से निकाल कर एक इज्जतदार जिंदगी दी है। मैं इसका कर्ज जिंदगी भर नहीं अदा कर सकती। खैर, दोनों ने आनन फानन में शादी की और एक छोटे से घर में जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। शुरू के 3 माह का अरसा बहुत खुशी से गुजरा, लेकिन उसके बाद राजू ने अपनी औकात दिखाना शुरू कर दी। वो सुमन को जिस्म फरोशी करने पर मजबूर करने लगा। रोजाना का झगड़ा मामूली बन गया और एक बार फिर से सुमन जिस्म फरोशी के उसी धंधे में वापस लौट आई, जहां से वह निकल कर आई थी। मगर इस बार मामला कुछ अलग था। इस बार उसे यहाँ लाने वाला कोई देवता था, क्योंकि सुमन ने कभी देवता नहीं देखे थे। वह तो राजू को ही देवता समझती थी। जिस घर में यह किसी की पत्नी बनकर रहती थी, जिस बिस्तर पर अपने पति के साथ होती थी, उसी घर में उसी बिस्तर पर वह अलग अलग समय पर अब अलग अलग गैर मर्दों के साथ होती थी। 2 बच्चे भी पैदा हो गए। अब वह पत्नी होने साथ साथ एक माँ भी थी, लेकिन अब भी जिस्म फरोशी के बाजार का रास्ता ही उसकी असल मंजिल थी। सुमन का पति सुमन को अपने कस्टमर्स के साथ कमरे की खिड़कियों से छुप छुप कर देखा करता था
और इस तरह राजू को खुशी मिलती थी। उसी दौरान राजू ने सुमन को अपनी बहुत सारी मजबूरियां बताने के साथ साथ अपने बच्चों के भविष्य का लालच भी दिया। 3 महीने के एक कॉन्ट्रैक्ट पर सिंगापुर भेजने के लिए रजामंद कर लिया। सुमन अपने बच्चों को छोड़कर रोती हुई 3 महीने के लिए सिंगापुर चली गई। सिंगापुर जाने के दौरान भी मेरी सुमन से बात होती रही और वह वहां मिले दर्द के बारे में भी मुझे बताती रही। ना दिन को सुकून था, ना रात को करार था। एक दिन मुझे याद है कि वह बहुत बीमार थी, लेकिन फिर भी हर 5 मिनट बाद या घंटे बाद कोई कस्टमर आ जाता और वह कॉल काट कर चली जाती थी। मैंने आराम करने का मशवरा दिया तो कहने लगी, आराम तो अब मरने के बाद ही मिल सकता है, बल्कि तब भी मुश्किल ही है, क्योंकि गुनाहों की एक लम्हे लिस्ट जो ठहरी। एक दिन मुझे मैसेज आया कि रमेश साहब अभी बात हो सकती है क्या। मैंने बिजी होने की वजह से माफी चाही, लेकिन उसने ऊपर वाले का वास्ता दिया तो मैं समझ गया कि जरूर कोई बड़ी परेशानी है। फिर मैंने खुद ही कॉल कर ली। रोते हुए बताने लगी, मैं यहाँ जिसका कर्जा उतारने आई हूँ, वह वहां मेरे ही बिस्तर पर दूसरी औरतों को लाकर अय्याशी कर रहा है। जो मर्जी करता, कम से कम मुझे तस्वीर और वीडियोज तो ना भेजता। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। वहां 1 घंटे तक बात होती रही और वह कुछ ही देर बाद रिलैक्स हो गई, क्योंकि बात तो सारी सुनने की और तसल्ली देने की होती है। ये सच है, दूसरों से दर्द बांटने पर दिल को बड़ा सुकून मिलता है। खैर, वह 3 महीने बाद वापस दिल्ली आ गई। फिर 15 या 20 दिन तक हमारा कोई राबता नहीं हुआ। मैं कुछ दिन बाद गुजरात से दिल्ली के टूर के लिए रवाना हुआ। मेरा स्टेटस देखकर सुमन ने मुझसे मिलने का कहा। अगली शाम हमारी मुलाकात हुई। वह चाहती थी कि उसकी जिंदगी पर एक पूरी किताब लिखी जाए, ताकि उसकी सारी जिंदगी का दर्द उस एक किताब में समा जाए, जो मेरी नज़र में बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। क्योंकि मुझे लगता है समंदर को तो जग में बंद किया जा सकता है, लेकिन एक इंसान, और खास तौर पर एक तवायफ के दर्द को, एक किताब में बंद नहीं किया जा सकता। वो चाय पीते वक्त कहने लगी, रमेश साहब, यहाँ बहुत से लोग मुझे जानते हैं, तो आपको डर नहीं लगा? मुझसे मुलाकात करते वक्त आपकी इज्जत और शोहरत खराब हो सकती थी। मैंने कहा, मैंने कभी लोगों की फिक्र नहीं की, और मैं एक इंसान हूँ, और इस वक्त एक इंसान के साथ ही बैठा हूँ। लोग क्या सोचते हैं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुमन ने जवाब दिया, मैं एक इंसान नहीं बल्कि एक तवायफ हूँ रमेश साहब। मैंने कहा, आप इंसान हैं और एक औरत हैं। मैं हर औरत की इज्जत करता हूँ, तो आप एक तवायफ को एक औरत जैसी इज्जत देते ही क्यों है? सुमन जी, मैं आपकी भी उतनी ही इज्जत करता है जितनी मैं अपने घर की औरतों की करता हूँ। कहने लगी, तौबा तौबा रमेश साहब, यह क्या कह रहे हैं आप? प्लीज अपने घर की औरतों को मेरे साथ मत मिलाएं। मैंने फिर से कहा, आप मेरे लिए उतनी ही काबिल एहतराम और इज्जतदार हैं जितनी मेरे घर की औरतें। वही जुमला सुनकर बहुत रोई थी, और जब मैंने रोने की वजह पूछी तो कहने लगी, हमें बस गालियां सुनने की आदत होती है, इतने अच्छे जुमले हजम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सुमन में सिर्फ एक चीज की ख्वाहिश थी, और वह ये थी कि कोई उससे बहुत सारी बातें करे, उसकी बातें सुने, उसकी सारी दास्तान सुने और उसे तसल्लियां दे, उसकी परेशानी में उसे सहारा दे। एक तवायफ के जिस्मानी जज्बात दफन हो चुके होते हैं, उसे मर्दों का कोई चस्का नहीं होता। मैं चाय पीते वक्त उसे लगातार देख रहा था। यकीन करे, वह बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, और उसकी आंखें बहुत कुछ छुपाने का हुनर बखूबी जानती थी। मैं चाय पीते वक्त सोच रहा था कि इतना खूबसूरत चेहरा यूं टके टके के भाव बिकने के लिए नहीं बनाया होगा। ऊपर वाले ने और ना ही सुमन ने कभी ऐसा सोचा होगा कि उसकी जिंदगी उसे किस रास्ते पर ले जाएगी, लेकिन अपने ही सगे रिश्ते और हालात की गर्दिशों का तूफान इंसान को कहां से कहां ले जाता है।
आज के दौर में इज्जत की चादर देने वाले दयालु मर्द किसी किस्मत और देवता से कम नहीं होते। इसके बाद सुमन से मेरी कोई बात नहीं हुई। उसने कोई राब्ता नहीं किया। कुछ दिन बाद मैंने राब्ता करने की कोशिश की तो नंबर ऑफ था और व्हाट्सएप और फेसबुक से मुझे ब्लॉक कर दिया गया था। मुझे सुमन की वह बात याद आई। मैं आपसे सिर्फ एक बार मिलना चाहती है। जिस दिन मेरी यह ख्वाहिश पूरी हो गई तो मैं आपसे फिर कभी राब्ता नहीं करूंगी। दोस्तों, ऐसी ही ऑसम कहानियां पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल ऑसम कहानियां को प्लीज लाइक करना और अपने खूबसूरत दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।